हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं आज बीए सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट कोड CC11 से उसके यूनिट 1 के फर्स्ट सेक्शन जिसके अंतर्गत हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम आज इस यूनिट के पहले चैप्टर से कुछ प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है कि फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं फ्रांस की क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई इस या अन्य देशों में क्यों नहीं हुई इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो चलिए इस विषय को प्रारंभ करते हैं कि 18वीं शताब्दी में विश्व इतिहास पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ और वह था फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 अर्थात 1789 ईस्वी में संपादित हुई थी। इस क्रांति पर यह प्रश्न उभरा कि सबसे पहले क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई, जबकि अन्य यूरोपीय देशों में स्थिति भी अत्यंत ही दयनीय थी। हमें ज्ञात है कि कोई भी क्रांति बिना किसी एक कारण से नहीं होती, इसके लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। अतः हम अपनी कुशलता के आधार पर उन कारकों की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे जिन्होंने क्रांति के लिए उत्तरदायी तत्वों की भूमिका निभाई। तो इसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कारक थे उसको समझेंगे। पहला कारक है राजनीतिक एकता का विकास। फ्रांस के संपूर्ण राज्य बहुत पहले ही एक राजनीतिक सूत्रबद्ध हो गए थे। राजनीतिक एकता ने राष्ट्रव्यापी जनमत आंदोलन तथा नीति अपनाने में योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति एक रूप में सामंती व्यवस्था के विरुद्ध होने पर भी उसका रूप इतना विकृत नहीं था जितना ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, इटली आदि में था। दरअसल फ्रांस में सामंती व्यवस्था के राजनीतिक स्वरूप के समाप्त होने से वहां 16वीं शताब्दी के अंत से ही अराजकता समाप्त हो गई थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वह है कृषकों में सुधार की इच्छा। फ्रांस के कृषक अन्य यूरोपीय कृषकों की तुलना से अधिक जागरूक थे। वे अपनी दलित स्थिति से असंतुष्ट थे। इस कारण कई कृषक स्वतंत्र भी हो गए थे, परंतु सामंती कर व सेवाओं के अंत नहीं होने से उनमें स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वह है सामंतों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। लुई 13वें ने सामंतों के अधिकारों को सीमित कर उन्हें राजा पर आश्रित कर दिया था। साथ ही कई सामंत मदपान, जुआ एवं दुर्व्यसनों से निर्धन हो गए थे। आगे चलकर लुई 16वें के कमजोर शासन में सामंत अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति हेतु षड्यंत्र रचने लगे, जिससे राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई थी। योग्य शासकों का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। 18वीं सदी में लेखकों एवं विचारकों से प्रभावित होकर अन्य यूरोपीय राज्यों ने शासन में निरंकुशता के साथ प्रजाहित का भी ख्याल रखा। इस प्रबुद्ध निरंकुश शासन के अंतर्गत कई जनहित कार्य व व्यापार की उन्नति के प्रयास किए गए, लेकिन फ्रांस ने वंशानुगत निरंकुशता की नीति का पालन किया। ऐसी स्थिति में शासन संचालन हेतु योग्य एवं शक्तिशाली शासक की आवश्यकता होती है। परंतु लुई 16वां
एवं लुई 15वां अयोग्य शासक साबित हुए। इसके अलावा दार्शनिकों का भी फ्रांस में काफी व्यापक प्रभाव रहा है। तो फ्रांस में प्रबुद्ध दार्शनिकों ने फ्रांसीसी समाज में व्याप्त असमानता, भ्रष्टाचार, धार्मिक अंधविश्वासों का भांडाफोड़ कर कुलीन वर्ग के विलासी जीवन को जनता के समक्ष रखा। वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि प्रबुद्धकों ने अपने लेखकों तथा फ्रांसीसियों के मस्तिष्क में एक बौद्धिक हलचल उत्पन्न कर दी, क्रांति का मनोवैज्ञानिक आधार तैयार किया। इसका अन्य यूरोपीय देशों में अभाव था। छठा जो महत्वपूर्ण कारक है वह है जागरूक मध्यम वर्ग। फ्रांस में एक संपन्न प्रगतिशील मध्यम वर्ग था, जबकि अन्य यूरोपीय देशों में इसका अभाव था। फ्रांस के मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति ठीक होते हुए भी प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर इनका अधिकार नहीं था। इस कारण इस वर्ग ने सामाजिक सम्मान एवं प्रतिष्ठा हेतु विद्रोह को अपनी ऊर्जा प्रदान की। सातवां जो महत्वपूर्ण कारक है वह है पेरिस के महत्व में वृद्धि। फ्रांस की राजधानी पेरिस राष्ट्र के राजनीतिक उथल पुथल तथा प्रशासनिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी थी। अतः अब क्रांतिकारी सेनाओं ने उस पर अधिकार कर लिया तो संपूर्ण राष्ट्र उनके साथ हो गया, जबकि अन्य यूरोपीय देशों में इस तरह की राजनीतिक एवं प्रशासकीय केंद्र स्थापित नहीं हो पाए थे। इसका जो आठवां कारक है वह है धन का असमान वितरण। फ्रांस में धन का संग्रह कुछ खास लोगों के बीच था, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं था। दरअसल फ्रांस के सामंत शहरों में रहते थे, जबकि अन्य यूरोपीय देशों के सामंत अपने अधीनस्थ किसानों के बीच रहा करते थे। इसलिए धन देहातों से खींचकर शहर नहीं जाता था, जबकि फ्रांस में देहातों का सारा धन बहकर चंद शहरों में एकत्रित हो गया था। इससे फ्रांस में एक और दुख दरिद्रता थी, तो दूसरी ओर धन और रंगरलियां। इसने क्रांति के लिए चिंगारी का काम किया। उसके अलावा जो हमारा नौवां महत्वपूर्ण कारक है वह है कि अमेरिकी संग्राम का अभाव। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का विशेष प्रभाव फ्रांस पर पड़ा। दरअसल फ्रांस के सैनिक जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर वापस लौटे तो उनके मन में भी यह विचार आया कि जब वे दूसरे के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं। इसी भावना से ओतप्रोत होकर फ्रांस में एक नवीन विचारधारा और चेतना का संचार हुआ, जबकि यह विचार यूरोप के अन्य राज्यों के सैनिकों के मस्तिष्क में नहीं था। इसके अलावा जो हमारा 10वां महत्वपूर्ण कारक है वह है फ्रांसीसी सैनिकों में असंतोष। फ्रांस के शासन में पूरी व्यवस्था से असंतुष्ट थे, अर्थात फ्रांसीसी सैनिक फ्रांसीसी शासन व्यवस्था से पूरी तरह से असंतुष्ट थे। सैनिकों को वेतन, भत्ते तथा सुविधाएं निम्न स्तर के थे, जबकि इसके विपरीत अन्य यूरोपीय देशों के सैनिकों की स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय नहीं थी। तब सैनिकों ने शासन का साथ ना देकर
क्रांतिकारियों का साथ दिया। इस तरह से हम निष्कर्ष पे देख सकते हैं कि यूरोपीय देशों में, किसी भी देशों में इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी जो फ्रांस में उत्पन्न हुई थी, और इस कारण फ्रांसीसी क्रांति के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका था। और उस समय यूरोप के अन्य देशों की तुलना में फ्रांस में क्रांति घटित होना अत्यंत संभावी था। और यही कारण हुआ कि फ्रांसीसियों की बौद्धिक चेतना, सैनिकों के असंतोष, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव, कृषकों की समस्या और धन का असमान वितरण आदि कारकों ने मिलकर एक ऐसी पृष्ठभूमि का निर्माण किया जिसके द्वारा 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति संपादित हुई। तो इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। तो इससे संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे तो यूरोप के अन्य देशों के होते हुए भी सबसे पहले क्रांति फ्रांस में ही क्यों घटित हुई, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।